सभी विद्यार्थियों का एसपी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बात करते हैं कक्षा 12 और विषय राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है दूसरा, संघीय कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस संघीय कार्यपालिका के अंदर हमने पूरा पढ़ लिया था राष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति पढ़ लिया था। और राष्ट्रपति का मैंने एक सूत्र लिखाया था, राजा विप निज्ञा वेश के कपाप कोविंद। याद हो गया होगा अब तक के जितने भी राष्ट्रपति आए हैं वो सारे हो गए। प्रथम हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है? रामनाथ जी कोविंद। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो सूत्र में सारे आ चुके थे। अगर आपको याद, आपने सूत्र कर लिया तो आपके सारे याद। आज हम बात करते हैं इसकी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद के बारे में क्या होता है ये प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद शब्द नाम आ गया। ये मंत्री परिषद तीन प्रकार का होता है। इसका तीन स्तर के मंत्री होते हैं। तीन स्तर के मंत्री। एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, हमारे देश में या राज्यों में कहीं भी हो तीन स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले होते हैं नंबर 1 पर मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल। नंबर 2 राज्य मंत्री। नंबर 3 उपमंत्री। जितने भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं ना वो मंत्रिमंडल, इनको कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं। कौन से नाम सुना होगा आपने? कैबिनेट की बैठक, ठीक है, रोज न्यूज पढ़ा करो, उसमें सारी चीजें आती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद का नाम आते सारे आ जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी आ जाता है। क्या है ना, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का नेता कौन होता है? मंत्री परिषद का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 53। कौन सा? अनुच्छेद 53 क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति होती है। क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति होती है। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, ये बात बताई थी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। अनुच्छेद 53 में यह बताया कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होती है ना। लेकिन इस कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है? वास्तविक प्रयोग कौन करता है? ये करते हैं ये प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, वो वास्तविक रूप से प्रयोग करती है कार्यपालिका शक्ति का। तो कौन करता है? मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? प्रधानमंत्री। कभी आपने रामनाथ कोविंद का रोज फोटो देखते हो क्या? रोज आती है, आज नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, आज नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति की वास्तविक जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री। और उसके अंदर आपने अमित शाह, राजनाथ सिंह, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, हमारे गृह मंत्री है ना अमित शाह, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, बजट पेश करेंगे तो निर्मला सीतारमण, मोटे मोटे नाम आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है वो ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। जितने भी काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, वो कौन सी कार्यपालिका है? कानून बन रहे वो व्यवस्थापिका है। जब कानून बनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दी, राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया। तो वास्तविक जो प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद के तहत किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होती है। अब देखो बात आती है अनुच्छेद 74। क्या आता है? अनुच्छेद 74 में क्या होता है? देखो, ये शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इसलिए अनुच्छेद 74 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद, मंत्रियों की पूरी संस्था, उसको मंत्री परिषद कहते हैं। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री होगा। ये बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना टीचर के वगैरह, उसमें प्रश्न आता है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। पहले मैं आपको बता रहा हूं, सुन लेना।
राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 कहेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये जो मंत्री परिषद का प्रधान है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। दोनों बातों को ध्यान रखना। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो मंत्री परिषद का नेता होता है प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति वाले सारे काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री। समझ में आ गई। अब देखो 3 स्तर, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उपमंत्री। सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं कैबिनेट के मंत्री, मंत्रिमंडल जिनको कहते हैं। कभी भी प्रधानमंत्री मीटिंग लेगा ना, अखबार में देखना आज नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक ली, आज मंत्रिमंडल की बैठक ली। इसका मतलब होता है कि इसमें ये शामिल होंगे। जब आ जाएगा कि प्रधानमंत्री ने आज मंत्री परिषद की, आज मंत्री परिषद की बैठक होगी, इसका मतलब राज्य मंत्री भी शामिल हो गए। आजकल ये तो बंद हो गया सिस्टम, ज्यादातर ये 2 ही होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो अपने विभाग में स्वतंत्र होते हैं। विभाग में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब विभाग में स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ कि आज हमारे देश के गृह मंत्री वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, अमित शाह। एक याद रखना, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। पॉलिटिकल पढ़ रहे और आपसे पूछ ले कि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे, आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं, तो आप बड़े गर्व से कहते हो ना हमारे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है। अब आपसे पूछ रहे हमारे देश का गृह मंत्री कौन है, तो क्या पॉलिटिकल पढ़ते हो, तो याद रहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री है, ये याद रखना। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ये पावरफुल है, अपने फैसले खुद लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कैबिनेट स्तर के मंत्री है, ये आजाद मंत्री है। फिर हमारे देश की वित्त मंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। जो बजट पेश करती है ना, निर्मला सीतारमण वो है, महिला है, वो भी स्वतंत्र है। सीतारमण वो कैबिनेट में आती है। जो जो मंत्री कैबिनेट में आएंगे वो अपने विभाग में स्वतंत्र होंगे और प्रधानमंत्री की मीटिंग में भाग लेंगे अपने आप ही, क्योंकि प्रधानमंत्री कह देगा आज मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, सारे आ जाए। ठीक है। इनको सहायता देने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। इनको सहायता देने के लिए कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और इन दोनों को सहायता देने के लिए उपमंत्री होते हैं। ये उपमंत्री तो बढ़ा ही दिए, वैसे 3 स्तर तो होता है लेकिन ज्यादा ये 2 ही होते हैं, मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल की सहायता करते हैं राज्य, यानी यहाँ अगर गृह मंत्री बना दिया ना तो यहाँ भी एक गृह मंत्री होगा। वो गृह मंत्री क्या काम करेगा, इस मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री, जैसे अमित शाह तो है कैबिनेट मंत्री, और एक राज्य मंत्री का मंत्री बनाया जाएगा गृह मंत्री, वो क्या करेगा, इसकी सहायता करेगा। ठीक है। एक और होता है इस राज्य मंत्री के अंदर ही 1-2 भाग होते हैं इसके। एक तो होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इसमें एक पद कौन सा होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री। ये कौन सा होता है, जब कोई कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया जाता ना, मान लो कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया, कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया, मान लो कोई, मैं बताता हूं जैसे खेल मंत्री नहीं बनाया कैबिनेट का, अब की बार ना इन्होंने कैबिनेट में खेल मंत्री नहीं बनाया, सीधा कहां बना दिया, राज्य मंत्री बना दिया। जब कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं बनेगा उसको सीधा राज्य मंत्री बना देगा, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। यानी राज्य मंत्री तो है लेकिन अपने विभाग में क्या है वो स्वतंत्र। जैसे हमारे देश के खेल मंत्री कौन है, ध्यान रखना, कभी देख लेना लिखा हुआ मिलेगा राज्य स्वतंत्र प्रभार खेल मंत्री, इनके आगे कभी नहीं लिखा होगा। इनके आगे क्या लिखा होगा, राज्य स्वतंत्र खेल प्रभार मंत्री। क्यों, क्योंकि हमारे देश में जो कैबिनेट मंत्री की जगह उसमें खेल मंत्री नहीं बनाया, सीधा कहां बना दिया, राज्य में बना दिया, और उसको क्या कर दिया, तो स्वतंत्र है। ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है। तो हमारे हैं किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू हमारे देश के खेल मंत्री हैं। उसके बाद में हमारे देश के शिक्षा मंत्री, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो आपको पता होना चाहिए हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखना रमेश पोखरियाल निशंक। पता था क्या, रमेश पोखरियाल निशंक था। आज तक कभी भी नाम नहीं आता शिक्षा मंत्री का, हमेशा इसे लिखाएगा मानव संसाधन मंत्री, लेकिन अब शिक्षा मंत्री लिखाएगा क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया। तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। मैं देश की बता रहा हूँ, राजस्थान की मत कर लेना, बहुत सारे विद्यार्थी याद होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा वो राजस्थान के हैं,
देश के हमारे पूरे इंडिया के रमेश पोखरियाल निशंक, खेल मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, मैं आपको मंत्री परिषद के बारे में बता रहा हूँ। 74 में समझ में आ गया ना। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री को हटाएगा, गठन करेगा, शपथ दिलाएगा, सारा 75 में। अब देखो, ये कैबिनेट का है, ये कैबिनेट का है, ये सारे ये स्वतंत्र है अपने अपने। तो 3 प्रकार के हो गए ना। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, इसको कहते हैं सरकार का हृदय। 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा सरकार का हृदय मंत्रिमंडल को कहते हैं। मंत्रिमंडल में कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। और देख लो, यहाँ बता देता हूँ, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। पता होना चाहिए, आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो ये चीजें आपको। हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। और हमारे देश के जल शक्ति संसाधन मंत्री, जल शक्ति संसाधन, पहले तो सीधा जल मंत्री होते थे, अब शक्ति और लगा दिया। जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं हमारे राजस्थान के जोधपुर के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको याद रखने थे। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, जल शक्ति संसाधन मंत्री, प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, क्या भूलोगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको उतार लो, आप याद रखना है, हमेशा याद रखना है इनको। इसी पेपर में आए गए, आपको याद रखना जरूरी है इनको। उतार लिया? इनको उतार लो, याद रखोगे साथ में। उतार लिया तो आगे चलता हूं। 3 प्रकार के मंत्री समझिए। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए मंत्री। अनुच्छेद 74, 75, 75 में पता लग गया ना। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता नंबर 1, भारत का नागरिक हो। ठीक है, ठीक से समझना इनको, समझोगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि पॉलिटिकल बारीक बारीक चीज होती है, समझ लोगे तो कभी प्रधानमंत्री पे टॉपिक आ गया पूरा लिख दोगे और आपका एग्जामिनर आपसे इतना मतलब संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया लिखा है। और रट्टा सीधा रट्टा लगाओगे, कोई लाइन छूट गई, उल्टा सीधा लिख दिया, अनुच्छेद जहाँ 75 लिखना था वहां 74 लिख दिया, जहाँ 53 लिखना था वहां 93 लिख दिया, तो वो सोचेगा तो तुक्के लगाए हुए, ऐसी कोई तैयारी नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, चाहे वो सांसद। क्योंकि प्रधानमंत्री की खासियत होती है कब बनेगा? जब वो लोकसभा या राज्यसभा का क्या होगा? सदस्य होगा। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसे लोकसभा में बहुमत मिलना चाहिए। अब जी बहुमत क्या होता है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? पहले तो याद रखना, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता कहते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कैसे होते हैं? सारी बात सुनो। लोकसभा चुनाव होते हैं ना, आपको बताऊं, राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगर नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी होती है। अब देखो, बहुमत दल का नेता कैसे होता है? लोकसभा के चुनाव होते हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के तो मैंने बता दिया कि लोकसभा तो हर 5 साल बाद भंग होती है, फिर बीच में हो जाए वो अलग बात है, 5 साल बाद भंग होती है। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और उसके प्रति
2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य आते हैं और उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बात आती है लोकसभा भंग होती है तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुनाव होते हैं लोकसभा के 500 टोटल वर्तमान में सीटें कितनी 545 और चुनाव निर्वाचन कितने का होता है निर्वाचन होता है 543 का। कितने का होता है 543 का। 2 कहां गए तो 2 क्या होते हैं एंग्लो इंडियन कौन चुनता है राष्ट्रपति चुनता है। ये पढ़ा 543 सीटों पे चुनाव हो गए जनता चुनेगी एक साथ। अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव हो गए मान लो कितने सीटों पर 543। जिस पार्टी को बहुमत आ गया मान लो लगभग जिसको 272 सीटें आ गई ना 543 में उसकी सरकार बनेगी। किसकी कहते हैं ना मोदी सरकार भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार। जिस भी पार्टी को 543 में से 272 सीटें आ गई उसकी सरकार बनेगी। ठीक है सरकार बनेगी इसका मतलब यानी 543 में से बहुमत के लिए कितना चाहिए 272 और जिसके पास 272 सीटें आ गई उसकी सरकार बनेगी। तो ये बहुमत हुआ कि नहीं हुआ तो और प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता हुआ कि नहीं हुआ लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो एक पार्टी है भाजपा एक पार्टी है कांग्रेस। ज्यादातर लड़ाई इन 2 पार्टियों में होती है। वैसे देखो पार्टी बहुत है रासपा माकपा आप पार्टी ऐसे करके 70-80 पार्टियां हैं हमारे भारत में। लेकिन प्रमुख रूप से भाजपा कांग्रेस रासपा माकपा आप और तृणमूल कांग्रेस ये पार्टियां है ना। सबसे ज्यादा अब की बार देखो मोदी सरकार हम कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भाजपा की है ना। और अब की बार भाजपा ने 543 में से 353 के आसपास सीटें ली। बहुमत कितना था 272 सीटें कितनी ले ली 353 ले ली। तो क्या इनकी सरकार बनेगी ना। तो ये कौन सी होगी बहुमत की सरकार। मैंने क्या लिखा लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। कहने का मतलब इतने लोग इनके पीछे है कि हमें तो हमारा प्रधान कौन सा बनाना है नरेंद्र मोदी को बनाना है। ये क्या देंगे ना किसको जाके कहेंगे राष्ट्रपति को जाके कहेंगे। पहले शर्त होती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो राष्ट्रपति कहेगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगा वही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा उस पार्टी का। चाहे किसी पार्टी को बहुमत आ जाए 543 में से 272 जिसको सीटें आ गई 272 आनी चाहिए उससे ज्यादा कितनी हो तो उसका बहुमत हो जाएगा उसका प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो अब की बार क्या हुआ जैसे अब की बार मैं समझा रहा हूँ भाजपा ने 353 सीटें ले ली 272 में। इससे पहले मोदी सरकार फिर आई थी वहां भाजपा ने 282 सीटें ले ली थी। तो इनकी सरकार बनी कि नहीं बनी। अब राष्ट्रपति के पास गए सारे सांसद बोले जी आपने कहा था आपने बहुमत प्राप्त कर लिया। तो राष्ट्रपति ने कहा बोलो किसको प्रधानमंत्री बनाना है। राष्ट्रपति ने कहा किसको प्रधानमंत्री बनाना है तो राष्ट्रपति किसको बना देता है कि हमारा नेता तो ये है। तो राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को क्या कर दिया नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने नियुक्त कर दिया। ठीक है अब देखो बात आती है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। वैसे प्रधानमंत्री कोई निर्वाचित नहीं होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कैसे नियुक्त होता है राष्ट्रपति इसे क्या करता है नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको जब वो बहुमत प्राप्त किए लेता हो। बात समझ आई। ये लोग बहुमत प्राप्त करते हैं ये जाते हैं राष्ट्रपति के पास भी हमारा हमने जो आपने जो कहा था उससे 272 से ज्यादा हमने सीटें ले ली 272 से ज्यादा ले ली। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है ले ली तो मैं नियुक्त कर देता हूँ आपके प्रधान को। बता दो आपका प्रधान कौन है तो कोई नाम ले सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी ले लिया तो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया नियुक्त कर दिया। अब ये समझना जरूरी है आप पेपर में प्रधानमंत्री के बाद में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है गलत है। आप क्या लिखोगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्त होता है चुनता नहीं है क्योंकि चुन तो पहला सांसद के रूप में गया चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा। लेकिन राष्ट्रपति इसको क्या करता है नियुक्त करता है। ठीक है कई बार क्या होता है 272 सीटें नहीं आती है
ठीक है, 272 सीटें नहीं आती है तो उस सरकार को कहते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार सुना है क्या? एक तो होती है बहुमत की सरकार, वो मैंने बता दिया, जिसको एक ही पार्टी को 272 सीटें आ गई या उससे ज्यादा आ गई, वो तो होती है बहुमत की सरकार। अगर किसी पार्टी को 272 सीटें नहीं आए और वो क्या करती है, जैसे मान लो मनमोहन सिंह जी थे, 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्हें कभी बहुमत नहीं आया, दोनों सालों में। कांग्रेस को बहुमत नहीं आया, मान लो कांग्रेस को आई 250 सीटें, कितनी चाहिए 272, और भाजपा तो पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, और भाजपा को मान लो 190 सीटें आ गई, बाकी दूसरी पार्टी को। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई, मनमोहन सिंह सरकार के बारे में बता रहा हूं, 250 सीटें लेनी कितनी थी 272, तब प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब कांग्रेस ने क्या किया, राकपार, माकपार, आप पार्टी, इनको कहा भी आप हमारे साथ मिल जाइए। इन्होंने कहा ठीक है अभी 10 सीट मैं दे दूंगा, माकपा ने कहा भी 5 मैं दे दूंगा, आपने कहा भी 10 मेरी ले लो, तृणमूल ने कहा 20 मेरी ले लो, और हम सरकार बनाते मिलके यानी गठबंधन करते हैं। तो देखो 260, 265, 275 और 95 यानी 272 प्लस हो गई। तो इन्होंने क्या कर ली, मनमोहन सिंह को कहना हमारा नेता कौन है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। तो ये सरकार कौन सी होती है, गठबंधन की सरकार, ठीक है। इसमें फिर प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, कई बहुत सारे प्रधानमंत्री आए 1990 के आने के पास, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, ये पावरफुल नहीं थे, क्योंकि हर साल अभी बहुमत की सरकार है 5 साल चलती है, लेकिन गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती, चल भी जाती है और नहीं भी चलती है। अब जैसे मान लो देखो कांग्रेस ने 250 सीटें ये जोड़ी ना, 2 साल हो गए सरकार चलते, इन्होंने अपने समर्थन वापिस ले लिए, तो इनके पास वापिस सीटें कितनी रहेगी 200 तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। ऐसे होती है गठबंधन की सरकार और बहुमत। तो इस तरह प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है, हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। ये सारी बात और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या बातें हैं अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो हमारा लंबा हो चुका है, उसके बाद में कौन प्रभारी होता है, क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे।